हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 21 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 5 दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत में अभी मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम कम है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के बारे में आपने सुना होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 1 दर्जन से भी ज्यादा अफ्रीकी देशों में इस वायरस का संक्रमण देखा गया है। अभी भारत का परिदृश्य क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरी न्यूज हम कवर करेंगे। थाईलैंड की अभी नई प्रधानमंत्री बनी है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थाईलैंड में बनी है अभी। और भारत के साथ अब संबंध कैसे होंगे, तो ये भी बड़ा प्रश्न है। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री भारत के साथ संबंधों में अवसर तलाशने के लिए उत्सुक हैं, तो उससे संबंधित कुछ बातें कवर करेंगे। और थाईलैंड के बारे में पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अब थोड़ा सा मैंने और अलग से आपसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया है, उसका भी आप जवाब देंगे। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। अभी आपको पता होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा ओलंपिक खेल क्या होते हैं, पैरालंपिक खेल क्या होते हैं। हालांकि जो हम ओलंपिक खेलों का नाम लेते हैं उसे हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहते हैं, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए ओलंपिक खेलों की शुरुआत जब हुई थी 1896 में, तब सबसे पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे। उस वजह से हम सिंपली अगर ओलंपिक खेल नाम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। अदरवाइज अगर देखा जाए प्रकार के आधार पे, तो फिर ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन, एक पैरालंपिक और एक यूथ ओलंपिक होते हैं। अभी जो हाल ही में संपन्न हुए हैं पेरिस में, उसे हम ओलंपिक खेल कह रहे थे। ओलंपिक खेल यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अभी संपन्न हुए हैं, जिसमें रिकॉर्ड बनाया था मनु भाकर ने। एक ही सत्र में 2 मेडल जीते हैं उन्होंने, ठीक है ना। अभी नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात है, लेकिन अब पैरालंपिक खेल भी होने जा रहे हैं। 28 अगस्त से ये शुरू होंगे। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पैरालंपिक खेलों में अब हमारे भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनेंगे और कौन कौन मुख्य खिलाड़ी जो हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे, कहां पर इसका आयोजन किया जाना है, कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है, वो सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। चलो जी, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज इस न्यूज से।
रिस्क ऑफ लार्ज आउटब्रेक ऑफ एमपोक्स लो इन इंडिया फॉर नाउ, सेज हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल। स्वास्थ्य मंत्रालय ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है कि भारत में अभी मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। हालांकि अगर हम अफ्रीकी देशों की बात करें तो 1 दर्जन से भी ज्यादा अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के वायरस का संक्रमण देखा गया है। यहां पर आप देख भी सकते हैं, वेरुलेंट स्ट्रेन इन एन सर्कुलेशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मोर देन ए डजन अफ्रीकन कंट्रीज, नो केस रिपोर्टेड इन इंडिया एट प्रेजेंट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 1 दर्जन से भी ज्यादा अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के केस हमें मिले हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इस प्रकार हमें जो है वो ध्यान में देना है। मृत्यु दर के बारे में भी उन्होंने बताया। तो जैसे ये जो वायरस का संक्रमण जैसे जैसे फैल रहा है, इसकी मृत्यु दर कितनी है, तो यहां पर लिखा हुआ है डेथ रेट ऑफ 3%। तो 3% डेथ रेट है इसकी। जबकि अगर कम घातक वायरस की तरफ देखा जाए तो उसकी मृत्यु दर कितनी होगी, 0.1%। तो ये आपको ध्यान में रखना है मंकी पॉक्स के बारे में। ये एक ताजा जो आपको पता है मुद्दा बना हुआ है। अब इन्होंने अपना आंकलन किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इन्होंने कहा कि हमारे आंकलन के अनुसार अफ्रीका से भारत में इसके फैलने की संभावना मध्यम है। हम किसी भी देशवार अलर्ट की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। हालांकि अस्पतालों और डॉक्टरों को सतर्क कर दिया गया है कि लक्षण वाले किसी भी मरीज की तुरंत रिपोर्ट की जाए। जरूरत पड़ने पर भारत बड़े पैमाने पर जांच के प्रावधान पर भी विचार कर रहा है। सोमवार को ये सारी बातें किसके द्वारा कही गई, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई। तो ये एक आपको केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने चित्र दिखाया है। तो जैसे WHO की अगर बात करते हैं तो ये विश्व स्तर का एक संगठन है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आप बताइएगा। तो विश्व स्तर पे जो भी आप कह सकते हैं बीमारियों से संबंधित, अगर जैसे आपने कोविड के बारे में भी सुना था, कोविड-19, उसके बारे में विश्व स्तर पे गाइडलाइन किसने जारी की थी, तो WHO ने की थी। अगर हम इस मंकी पॉक्स के बारे में अगर कहें तो WHO ने जारी की है कि ये अभी हानिकारक है हमारे लिए और समझना चाहिए लोगों को और बचना चाहिए। जो जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं उन्हें अपनाना चाहिए। WHO का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड आपको लिख देना है। अगर हम इस WHO की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपना संविधान लागू किया कि हमारी जो ये कार्यप्रणाली रहेगी, हम इस कार्यप्रणाली के तहत जो है वो कार्य करेंगे। 7 अप्रैल ये आपको तारीख याद रखनी है। हालांकि विश्व भर में अगर देखा जाए तो 150 प्लस इनके कार्यालय बने हुए हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्वास्थ्य से संबंधित जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है WHO के द्वारा की जाती है। तो अब हम जैसे हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो ये कहा कि भारत में इस प्रकार का कोई भी अभी जोखिम नहीं है, जोखिम कम है। लेकिन विश्व स्तर पे WHO के द्वारा कहा गया कि अभी जोखिम है बहुत ज्यादा। तो अभी इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि अफ्रीकी देशों में किस प्रकार से ये वायरस फैलता चला जा रहा है। वायरस जो है उससे बचा जाना चाहिए। तो भारत के वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है। अगर आपने इसमें लिखा होगा जगत प्रकाश नड्डा तो आपने बिल्कुल सही बताया है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ इनको केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल किया गया है।
ये कौन कौन से मंत्रालयों को संभाल रहे हैं? तो एक का नाम हम यहां पर लिख दें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कमान किसके हाथों में है? तो फिर आप कहेंगे जगत प्रकाश नड्डा। और जैसे हम बात करें, इनको एक और कार्यभार दिया गया है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसको दिया गया है? तो भी फिर आप नाम लिख देना जगत प्रकाश नड्डा का। तो दो मंत्रालयों का कार्यभार एक साथ देख रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा। ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कर लेंगे। शिव राज सिंह चौहान के बारे में अगर देखा जाए तो ये भी दो मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और इस मंत्रालय के साथ इनको और कौन से मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तो इनके पास एक और मंत्रालय है जिसे हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो ये दो मंत्रालयों का कार्यभार संभाले हुए हैं। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब चलो हम ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर की बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब इनको कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया है। जब हम खट्टर की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर, ये भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इनको दिया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये एक मंत्रालय और संभाल रहे हैं जिसका नाम हम लेते हैं बिजली मंत्रालय। तो ये जो दो मंत्रालयों का कार्यभार किसके हाथों में है? मनोहर लाल खट्टर के हाथों में है। बाकी जैसे हम ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी लिखा हुआ है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बारे में भी आपने सुना होगा। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है मैंने सभी ऑप्शंस को क्लैरिफाई कर दिया है आपके सामने। आपको वैसे पता भी होगा, बहुत अच्छी बात है। अब चलो हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। थाईलैंड्स न्यू पीएम शिनावात्रा कीप टू एक्सप्लोर अनटैप्ड पोटेंशियल इन टाइज विद इंडिया। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री शिनावात्रा भारत के साथ संबंधों में अप्रयुक्त संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन को पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पदच्युत करने के कुछ दिनों बाद ही पेंटागटोर्न प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनका नाम क्या है? पेंटागटोर्न शिनावात्रा। इनके पिता की बात करें तो वो भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। अब नई प्रधानमंत्री बनी हैं पेंटागटोर्न शिनावात्रा। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ये। दूसरी महिला पीएम थाईलैंड की कौन है? तो फिर नाम आएगा पेंटागटोर्न शिनावात्रा का। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं ये? एक पार्टी का नाम है फ्यू थाई पार्टी। फ्यू थाई पार्टी की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी समय की इनकी ये फोटो है। जब हम इनके बारे में एक और पॉइंट आपको बताने का प्रयास करें तो आप ये कह सकते हैं थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम है ये थाईलैंड की। दूसरी महिला पीएम होने का श्रेय इनको दिया जाता है और सबसे कम उम्र की भी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको शुभकामनाएं दी थी और शुभकामनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जो मौजूदा संबंध हैं दोनों देशों के, उनको सुधारने के लिए अथक प्रयास करेंगे। दोनों देशों के लिए हितों में जो भी बेहतरीन संभावनाएं हो सकती हैं उन पर हम विचार करेंगे, ऐसा इनकी तरफ से ये कहा गया। अब चलो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे भारत और
थाईलैंड के बारे में। ये रहा भारत और ये रहा आपका थाईलैंड। ज्यादा दूरी नहीं है हमारे भारत और थाईलैंड के बीच में। ये थाईलैंड वही है जिसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, इसे श्याम देश के नाम से जाना जाता था। श्याम, कई बार आपको हिंदी में पढ़ने को मिलेगा ऐसे श्याम। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। जब हम इस थाईलैंड की बात करते हैं तो इस थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। ये थाईलैंड यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। 15 दिसंबर 1946 को थाईलैंड यूएन का सदस्य बना था। और थाईलैंड का आप यहां पर ध्वज देख पा रहे होंगे, ऐसा दिखता है वहां का ध्वज। अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे थाईलैंड के बारे में, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। थाईलैंड का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखिएगा। थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा थाई बाट है। कभी कभार आपको थाई बहत भी पढ़ने को मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करनी। थाईलैंड की आधिकारिक भाषा थाई है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो लिखे गए हैं वो ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थाईलैंड के बारे में तीनों कथन ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पैरालंपिक्स 2024 एम टू विन गोल्ड विद न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेज जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल। पैरालंपिक 2024, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्लास शुरू हुई थी उसी समय, कि पैरालंपिक खेल जो हैं वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलेंगे। और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कहा है कि नया विश्व रिकॉर्ड बनाना उनका लक्ष्य है, गोल्ड मेडल जीतना उनका लक्ष्य है। सुमित अंतिल अलोंग विद भाग्यश्री जाधव विल बी इंडियन फ्लैग बैरियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक गेम्स टू बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 28 टू सितंबर 8। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाले पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारतीय ध्वजवाहक होंगे। और जैसे हम बात करें इनके बारे में, यानी कि सुमित अंतिल के बारे में, इससे पहले जो टोक्यो में पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी एक हमारे जेवलिन थ्रोवर हैं जो पैरालंपिक खेलों में खेलते हैं, यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं वो पैरालंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि अब जो पेरिस पैरालंपिक जो होने वाले हैं उसमें F66 श्रेणी में अपना खिताब बचाने के लिए अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहते हैं। इस प्रकार की इन्होंने बातें कही हैं। जब हम बात करें इनके बारे में, क्या नाम बताया मैंने अभी आपको इनका, सुमित अंतिल है इनका नाम, सुमित अंतिल। ये भी क्या है, ये जेवलिन थ्रोवर हैं। वहीं जब हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको पता लग जाए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये जो नीरज चोपड़ा हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये भी हमारे जेवलिन थ्रोवर हैं, लेकिन दोनों का गेम अलग अलग है। गेम का नाम तो बिल्कुल सेम है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओलंपिक कह देते हैं। ओलंपिक खेलों की जब शुरुआत हुई थी एथेंस में, ग्रीक में हुई थी, है ना। तो जब शुरू किया गया था तो कौन सा समय था, गर्मियों का समय चल रहा था। तो ज्यादातर अगर आपको शब्द यूज किया मिले ओलंपिक खेल, इसका मतलब वो कौन से खेलों की बात हो रही है, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ओलंपिक खेल का ही एक भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कह देते हैं पैरालंपिक। ठीक है ना, पैरा ओलंपिक भी कह देते हैं, कोई इसमें अलग अलग संधि विच्छेद करके लिख दो चाहे तो। पैरा ओलंपिक या फिर पैरालंपिक इकट्ठा लिखा जाए तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया। पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो मैं फिर समझाऊंगा। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं?
अगर आपने यहां पर लिखा होगा 4 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं, तो फिर आपने ये बखूबी अच्छी बात कही है, आपका बिल्कुल ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ग्रीस में, और ग्रीस आपको पता है जिसे हम यूनान कह देते हैं। और ये जो 4 प्रकार के खेल हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जब सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी तो वो गर्मियों का समय था, और इसी वजह से उसे हम ओलंपिक खेल कहने लगे। धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि और भी कैटेगरी में हमें शुरू करना चाहिए, जो दिव्यांग जन हैं उनको भी इसमें लाना चाहिए, सर्दियों में भी इस प्रकार के खेल होने चाहिए। तो जो सर्दियों में शुरू किए गए उसे हम कहने लगे शीतकालीन ओलंपिक खेल। फिर लगा कि जो दिव्यांग जन हैं उनको भी इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भी तो एक विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना सके, इसके लिए इसका एक भाग और आपको देखने को मिला जिसे हम पैरालंपिक कह देते हैं। एक होता है यूथ ओलंपिक। इस प्रकार से आपको ओलंपिक के ये 4 भाग देखने को मिलेंगे। अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस में ये खेल हुए हैं। हालांकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ही हम मेन ओलंपिक मान के चलते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली बार यही ओलंपिक थे, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है। अभी आपको पता है इसमें नीरज चोपड़ा जो हैं वो सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, जो कि पेरिस में हुआ था। और जिनकी हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक की, यानी जो होने जा रहे हैं, ये भी कहां पर होने जा रहे हैं, ये भी पेरिस में होने जा रहे हैं, पेरिस फ्रांस में। और ये भी कहां हुए हैं, ये भी पेरिस में हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो ओलंपिक खेल यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए थे, और इससे पहले वाले पैरालंपिक खेल भी टोक्यो में ही हुए थे। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? यहां पर थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी एथलीट्स की टीम है जो कि पैरालंपिक खेलों में गई हुई है, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहुत बेहतरीन आपको प्रदर्शन करना है। जब हम बात करें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो यहां पर लिखा हुआ है नाम डॉक्टर मनसुख मांडविय। इनके साथ में अगर देखा जाए खेल राज्य मंत्री कौन है, तो नाम है उनका रक्षा खड़गे। ठीक है, तो ये आपको 2 नाम ध्यान में रखने हैं। पैरालंपिक खेल 2024 जो हैं वो कहां पर होने वाले हैं, पेरिस में होने वाले हैं। इस पेरिस ओलंपिक में अभी जो उद्घाटन सत्र होगा उसमें कौन कौन मुख्य भूमिका निभाएंगे ध्वजवाहक के रूप में, तो फिर नाम आएगा सुमित अंतिल का जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, और भाग्यश्री जाधव का भी इसमें आपको नाम ऐड कर देना है। भाग्यश्री जाधव भी इसमें शामिल होंगी। तो दोनों के द्वारा ध्वजवाहक की भूमिका निभाई जाएगी। अब थोड़ा सा आप एक सिंपल क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। पैरालंपिक खेलों के बारे में नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपने लिखा होगा 1896, तो फिर आपने बिल्कुल ठीक बताया है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कहां पे शुरू हुए थे, तो ये ग्रीस में हुए थे, ग्रीस यानी यूनान। तो वहां पर 1896 में जब शुरू हुए, तो मैंने अभी क्या बताया था, गर्मियों में शुरू हुए। इस वजह से सिंपली हम ओलंपिक खेल इसे कह देते हैं। भारत ओलंपिक खेल में कब शामिल हुआ था, इस ओलंपिक खेलों में हमारी जो हॉकी की टीम है वो बड़ी बेहतरीन रही है। सिंपली समझ गए होंगे आप ओलंपिक खेलों का मतलब क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहला पैरालंपिक खेल रिक्त स्थान द्वारा आयोजित किया गया, तो फिर आप किसका नाम यहां पर लिखना पसंद करेंगे? जल्दी से बताएंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब। पहला पैरालंपिक खेल, अगर आपने इसमें लिखा होगा ना इटली, तो फिर आपने बखूबी ये अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहली बार जो ये पैरालंपिक खेल हुए थे ये
दिव्यांग जनों के लिए हुए। ओलंपिक समिति एक होती है जो ओलंपिक खेलों से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उनको लगा कि जो दिव्यांग जन है उनको भी हम एक मौका दें विश्व पटल पर छा जाने का, तो उन्होंने फिर इसी का एक पार्ट, जैसे आप कह सकते हैं कि पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो जब हम बात करें ये कब की बात है, तो 1960 के आसपास की बात है जब पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो चारों प्रकारों में से एक प्रकार है। ओलंपिक खेलों के बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, पैरालंपिक खेलों को अलग से एक्सप्लेन करते हुए आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। खेलों के बारे में, आईपीएल के बारे में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन आपसे आईपीएल के बारे में पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। ओलंपिक खेलों में कल तक या परसों तक आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आपकी करंट अफेयर्स की कक्षा है, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही हूं हमेशा, लेकिन जो आपकी आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत कक्षा होती है उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाया करता। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एक्सेट्रा। आप सर्च कर सकते हैं एड्यूरोही24। अगर आप सर्च ना भी करें तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।